किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वो न्यायप्रिय, विद्वान एवं अत्यंत बुद्धिमान था। उसका एक मंत्री था जो बहुत ही लोभी तथा धैर्यहीन था। राजा ने उसे सुधारने का निश्चय किया। उसने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, मेरे राज्य में सबसे गहरा दलदल कौन सा है, इसका पता लगाइए। आपके पास 1 माह का समय है। यदि आप 1 माह में पता नहीं लगा पाए तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब मंत्री जी बांस बल्ली लेकर हर पोखर, तालाब की गहराई नापने लगे, लेकिन सबसे गहरा दलदल नहीं खोज पाए। जब 1 माह बीतने में केवल 1 दिन बचा तो वे प्राणदंड के डर से राज्य छोड़कर भाग निकले। चलते चलते वे एक रेगिस्तान में पहुंचे। दोपहर की धूप और गर्मी से उनका बुरा हाल हो गया था। प्यास के मारे प्राण निकलने वाले थे। चारों तरफ देखने पर एक जगह उन्हें भेड़ों का झुंड दिखाई पड़ा। पानी की आशा में वे वहां पहुंचे। वहां उन्होंने एक गर्रे का मकान देखा। मंत्री जी को देखकर गर्रिए ने उनका परिचय और इस वीरान रेगिस्तान में आने का कारण पूछा। मंत्री जी ने उसे पूरी बात बता दी। गर्रिया बोला, आप चिंता न करिए, आपकी सारी समस्याओं का हल मेरे पास है। मैं सबसे गहरे दलदल के बारे में जानता हूँ। इससे भी अधिक मैं आपको राजा बना सकता हूँ। मेरे पास पारसमणि है जिससे आप सोना बनाकर खुद का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। पीने के लिए मेरे पास जल तो नहीं है, किंतु इन भेड़ों का दूध पीकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसकी सारी परेशानियां दूर होने वाली थीं। उसने गर्रिए से कहा, लाओ पहले मेरी प्यास बुझाने के लिए दूध दो। गर्रिए ने कहा, उसमें एक दिक्कत है। मेरे पास एक ही लोटा है, उसमें मैं दूध दूहूंगा। पहले मैं खुद पीऊंगा, जो बचेगा वो आपको दूंगा। ये सुनकर मंत्री बहुत नाराज हुआ। ये गर्रिया मुझे अपना जूठा दूध पिलाना चाहता है। मैं नहीं पीऊंगा। मंत्री वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसने सोचा कि प्यास से प्राण देने से तो अच्छा है कि गर्रिए का जूठा दूध ही पिलाया जाए। वैसे भी इसके बारे में किसे पता चलेगा। ये सोचकर वो वापस गर्रिए के पास आकर बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम पी लेना फिर मुझे देना। तब गर्रिया बोला, मंत्री जी आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। मंत्री ने कहा कि ठीक है, तुम पूरी बात बताओ। तब गर्रिए ने कहा, यहाँ मेरे साथ मेरा कुत्ता भी रहता है जो इन भेड़ों की रखवाली करता है। पहले मैं दूध पीऊंगा फिर अपने कुत्ते को दूंगा, फिर जो बचेगा वो आपको मिलेगा। मंत्री आग बबूला हो गया और तुरंत वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसने फिर सोचा कि इसके पास पारसमणि है जिसका उपयोग करके मैं राजा बन जाऊंगा। फिर किसकी हिम्मत होगी कि यह कहे कि राजा ने कुत्ते का जूठा दूध पिया है। ये सोचकर वो वापस लौट आया और बोला, ठीक है, तुम मुझे वही दूध दे देना। लेकिन गर्रिया बोला, मंत्री जी आप बहुत जल्दी में रहते हो। आपने मेरी पूरी बात फिर नहीं सुनी थी। पूरी बात यह है कि पहले मैं दूध पीऊंगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा, फिर बचे दूध में मैं भेड़ों की मैग्नी घोलूंगा, फिर आपको दूंगा। अब तो मंत्री आपे से बाहर हो गया। गर्रिए को गाली देता हुआ वो फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसने सोचा, इसके पास पारसमणि जिससे मैं राजा बन सकता हूँ। राजा बनने के लिए यह कोई बड़ी कीमत नहीं है। राजा बनते ही सबसे पहले मैं इस गर्रिए को मरवा दूंगा, फिर यह राज भी गर्रिए के साथ ही दफन हो जाएगा। ये सोचकर वो एक बार फिर वापस लौट आया और गर्रिए से बोला कि उसे सारी बातें मंजूर हैं। गर्रिए ने दूध दुहा, खुद पिया और कुत्ते को पिलाया। फिर बाकी बचे दूध में भेड़ों की मैंगनी घोली और लोटा मंत्री को दे दिया। मंत्री ने जैसे ही लोटा मुंह में लगाया, गर्रिए ने लोटे पर हाथ मारकर गिरा दिया। मंत्री नाराज होकर बोला, अब इस धृष्टता का क्या अर्थ है? तुमने लोटा क्यों गिरा दिया? गर्रिया बोला, मंत्री जी तुम अब भी नहीं समझे। इस संसार का सबसे गहरा दलदल लोभ है, जिसमें गिरकर इंसान बाहर नहीं निकल पाता बल्कि और भी धंसता चला जाता है। जैसे तुम इस समय पारसमणि के लोभ में कुछ भी करने को तैयार हो गए। लोभ ने तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, जिससे तुम ये भी विचार नहीं कर पाए कि अगर मेरे पास पारसमणि होती तो मैं खुद न राजा बन जाता। यह अभावपूर्ण जीवन क्यों जीता? जाओ अपने राजा को उत्तर दे दो। गंगा के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें एक व्यापारी परिवार सहित रहता था।
उसके परिवार में व्यापारी पति पत्नी, उसका पुत्र और पुत्रवधू रहते थे। पुत्र का नाम अजित सेन और पुत्रवधू का नाम शीलवती था। अजित सेन व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि पुत्रवधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और प्रसन्न रहता था। एक दिन शीलवती आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर ने उसे वापस लौटते देख लिया। उसे शीलवती के चरित्र पर शंका हुई। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का यह आचरण आपत्तिजनक है। इससे मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की और बहू को पीहर छोड़ देने का निर्णय किया। अगले दिन ससुर, सास और शीलवती को बैलगाड़ी में बैठाकर स्वयं हाँकते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम बैलगाड़ी से उतरकर जूते उतारकर नदी पार कर लो। किंतु शीलवती ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर ली। ससुर ने मन में सोचा कि ये दुष्चरित्र होने के साथ ही अवज्ञाकारी भी है। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे एक खेत मिला, जिसमें मूंग की फसल लहलहा रही थी। ससुर ने किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। शीलवती ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि यह जंगली जानवरों से बच जाए तब न। ससुर को उसकी बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वे एक नगर में पहुंचे, जहां के लोग बहुत सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ये देखकर ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। शीलवती बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजाड़ा न जाए तो। ससुर को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु वो फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर आगे जाने पर एक राजपुत्र दिखाई पड़ा, जिसे देखकर ससुर फिर बोल पड़ा, अरे वाह, ये युवक तो देखने में ही शूरवीर लगता है। लेकिन शीलवती फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पीटा न जाए तो। इस बार तो ससुर क्रोधित हो गया, किंतु किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। व्यापारी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बैलगाड़ी को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि शीलवती पेड़ से दूर जमीन पर बैठ गई। ये देखकर व्यापारी ने सोचा कि यह कैसी औरत है जो उल्टे काम ही करती है। थोड़ा देर आराम करके वे फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर शीलवती का ननिहाल आ गया। रास्ते में ही उसका मामा मिल गया और जिद करके उन्हें अपने घर ले गया। वहां भोजन करके शीलवती का ससुर बैलगाड़ी में ही लेट गया। ससुर को बैलगाड़ी में लेटा देखकर शीलवती भी बैलगाड़ी के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर बैठा एक कौवा कांव कांव करने लगा। लगातार कांव कांव की आवाज सुनकर शीलवती बोली, अरे, तू थकता क्यों नहीं? एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाल जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं? कल रात एक गीदड़ की आवाज सुनकर मैं नदी किनारे गई और किनारे लगे एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर घर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इस बबूल की जड़ में खजाना गड़ा है, तो क्या इसे निकालकर मैं एक नई विपत्ति मोल ले लूं? मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? शीलवती का ससुर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बबूल की जड़ में खुदाई करके देखा, तो उसे सचमुच खजाना मिल गया। वो बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी से बहू की बड़ाई करने लगा और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? शीलवती ने उत्तर दिया, वृक्ष की जड़ में सर्प का भय रहता है, ऊपर से चिड़ियां भी बीट करती हैं, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। ससुर उसके उत्तर से प्रसन्न हुआ। फिर उसने शूरवीर राजपुत्र के विषय में पूछा, जिसके उत्तर में शीलवती ने बताया कि वास्तविक शूर वही होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने कहा कि जिस नगर के लोग आगंतुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते, वो वास्तव में आदर्श और खुशहाल नहीं होता है। अंत में ससुर ने जूते पहने नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके जवाब में शीलवती ने कहा, नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है। इसके अलावा नदी तल में कंकड़ पत्थर होते हैं।
इसलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहने ही पार करना चाहिए। शीलवती का ससुर उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में शीलवती के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने शीलवती को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी। राजा प्रसेनजित के राज्य में एक नाई रहता था। अपनी थोड़ी सी आय में वो पूरी तरह संतुष्ट था। राजा के दरबार से जो वेतन मिलता था उसी में उसका पूरा परिवार बड़े आराम से गुजारा कर लेता था। एक दिन नाई कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरा उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, 7 घड़ा धन लेगा। उसने हैरान होकर इधर उधर देखा लेकिन कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। तब तक उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, 7 घड़ा धन लेगा। नाई के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा कि बिना कुछ किए अगर धन मिल रहा है तो लेने में क्या हर्ज है। उसके ऐसा सोचते ही आवाज आई, ठीक है, 7 घड़ा धन तेरे घर पर पहुंच चुका है। नाई जल्दी जल्दी घर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि 7 घड़े सचमुच रखे हैं। वो बहुत प्रसन्न हुआ। नाई ने एक एक करके सभी घड़ों को खोलकर देखा। सभी सोने चांदी से पूरे भरे हुए थे। लेकिन जब उसने 7वां घड़ा खोला तो वो दुखी हो गया, क्योंकि 7वां घड़ा थोड़ा सा खाली था। उसने सोचा कि यदि यह भी पूरा भरा होता तो कितना अच्छा होता। उसने 7वें घड़े को भी पूरा भरने का निश्चय किया। घर में जो भी सोने चांदी का सामान था वो सब उसने उसमें डाल दिया, लेकिन घड़ा नहीं भरा। फिर उसने अपनी पत्नी के गहने भी घड़े में डाल दिए, लेकिन घड़ा नहीं भरा। अब तो नाई को घड़े को भरने की धुन सवार हो गई। उसने अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा उस घड़े में डालना शुरू कर दिया, लेकिन घड़ा वैसा ही रहा। फिर उसने राजा से अपना खर्च न चलने की बात कहकर वेतन बढ़ाने की विनती की। राजा ने उसका वेतन 2 गुना कर दिया। अब उसने और ज्यादा पैसे घड़े में डालने शुरू कर दिए। घड़े पर फिर भी कोई असर नहीं पड़ा, वो उतना ही खाली रहा। घड़े को भरने की अपनी धुन के चक्कर में उसने पूरा वेतन डालना शुरू कर दिया, लेकिन घड़ा नहीं भरा। नाई की सनक से उसके परिवार को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। उनको अपने खर्च और खाने पीने की भी तंगी होने लगी। नाई लोगों से मांगकर काम चलाने लगा। एक दिन उसने राजा से कुछ पैसे मांगे। तक राजा ने कहा, क्यों रे, पहले तेरा वेतन कम था, तब तू बड़ा संतुष्ट था। अब तेरा वेतन 2 गुना हो गया है, तब भी तुझे पूरा नहीं पड़ता है। कहीं तू 7 घड़ा धन तो नहीं ले आया। ये सुनकर नाई हक्का बक्का रह गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, आपको किसने बताया? राजा ने हंसकर कहा, मूर्ख, वो यक्ष का धन है। वो खर्च करने के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए है। एक बार वो मुझे भी 7 घड़े धन देने की बात कह रहा था। जब मैंने पूछा कि यह धन रखने के लिए है या खर्च करने के लिए, तो वो बिना जवाब दिए भाग गया। उन घड़ों को तुरंत वापस करा। तू जिंदगी भर भरता रहेगा तो भी वो नहीं भरेगा। वो लोभ का घड़ा है जो कभी नहीं भरता। बात नाई की समझ में आ गई। वो भागकर पेड़ के नीचे पहुंचा और 7 घड़े धन वापस लेने की प्रार्थना की। वहां से आवाज आई, ठीक है। जब नाई वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि 7 घड़े गायब हो चुके थे। दुख की बात बस इतनी थी कि इतने दिनों में नाई ने जो धन घड़े में डाला था वो भी चला गया था।